जय राम जी की। अरे भाई चौंधिया कह रहे हैं, नमस्कारी नहीं कर रहा हूं, आपको ये बताने आया हूं कि कैसे राम जी के नाम पर नॉन बायोलॉजिकल जी की सरकार ने देश भर के सबसे गरीब मजदूरों को चूना लगाने की तैयारी कर लिया है। और सिर्फ चूना ही नहीं, इस बार तो जर्दा कत्था सब एक साथ लगने वाला है। देश के छोटे व्यापारियों, किसानों, नौजवानों और महिला पहलवानों के बाद अब सबसे गरीब मजदूरों का नंबर आया है। साल 2000 के बाद यदि भारत में सरकारों की बात होगी तो कहा जाएगा कि एक तो डॉक्टर साहब आए थे प्रधानमंत्री बन के सत्ता के खिलाफ, अपनी ही सत्ता के खिलाफ देश की जनता को यानी आपको अधिकार देते थे। उन्होंने आपको कौन कौन से अधिकार दिए जरा याद करिए। सूचना का अधिकार, सूचना देने वाले को सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जंगल जमीन का अधिकार, लोकपाल, घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, सहमति और मुआवजे का अधिकार। इतने सारे अधिकार उन्होंने दिए। और अब एगो नाले की गैस से चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं, खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, विश्वगुरु और 56 इंची हैं। इन्होंने जनता के अधिकार को छीन लिया और वो भी राम जी के नाम पर। वैसे तो 11.5 साल से राम के नाम पर टोपी पहनाई जा रही है, मगर अभी वाली टोपी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। कहावत है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वही खेला विश्वगुरु ने शुरू कर दिया है, वो भी एक बार फिर से। कहां तो देश वोट चोरी के खिलाफ मैदान में उतरने का मूड बना रहा था कि हुजूर ने देश के कपार पे एक तो नया बम फोड़ने का प्लान बना लिया है तथा देश के संघीय ढांचे को एक बार फिर से कहीं ना कहीं कमजोर करने का जुगाड़ भी निकाल लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनरेगा की हत्या की। वही मनरेगा जिसने गांव गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दिया, देश के कोने कोने में पैसा पहुंचाया, जिसका कोई नहीं था उसका मनरेगा हुआ। अब उसी मनरेगा की हत्या करके राम जी के नाम पर नया खेला करने की कोशिश हो रही है। लोग कहने लगे हैं कि उस विचारधारा के लोगों को महात्मा गांधी की हत्या से संतोष नहीं मिला तो अब महात्मा गांधी के नाम से चल रही गरीबों की योजना की भी हत्या करने लगे। सरकार ने मनरेगा को खत्म करके एक नई योजना नए कानून के रूप में पेश किया है। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि पुरानी योजना में क्या था और नई की योजना में क्या है और क्या नहीं है। देखेंगे कि कैसे जिस तरह बीएसएनएल को धीरे धीरे बर्बाद करके, बदनाम करके, उसकी सर्विसेज को खराब करके फिर सेठ को मजबूत किया गया, सेठ की कंपनी को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट कंपनी को दिन दुनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ाया गया, वैसे ही मनरेगा को धीरे धीरे बर्बाद करके, बदनाम करके मोदी सरकार ने सारी जिम्मेदारी अब राज्यों के मत्थे मार दी है और सारा क्रेडिट खुद लेने का प्लान बना लिया है। यानी खर्चा आपका, मुनाफा हमरे बाप का। सरकार जो नया विधेयक लेकर आई है उस पर एकदम देसी भाषा में चर्चा करेंगे ताकि हर व्यक्ति समझ ले। इसके अलावा कुछ और घटनाएं हुई हैं जिन पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा कमेंट करके अपनी बात रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है, यानी जनता के मुद्दों पर बात हो पाती है। वो बात जो गोदी मीडिया कभी नहीं कर सकता, कम से कम इस जन्म में तो नहीं करेगा, पप्पा नाराज हो जाएंगे। इसलिए यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर बिहार के मुख्यमंत्री का नया कारनामा देखिए। एक मुस्लिम समुदाय की लड़की नियुक्ति पत्र लेने गई थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींच लिया। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? क्या पूरा चेहरा देखे बिना नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता था? क्या वो चेहरा मिलान के लिए हिजाब खींच रहे थे, या फिर उनके बारे में लंबे समय से जो चर्चा है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बुढ़ौती में सठिया गए हैं, क्या ये सब कुछ उसकी देन है, सठियापन की? आप थोड़ी देर के लिए इस लड़की को अपनी बहन या बेटी के रूप में देखिए और महसूस करिए कि कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कोई सामान्य व्यक्ति हिजाब खींच रहा है। तब शायद बेहतर समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो कैसा कृत्य है। हालांकि नीतीश कुमार को यह उचक्कापन भले ही ठीक लगा हो, मगर बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को यह बिल्कुल ठीक नहीं लगा और वो समझ गए कि नीतीश कुमार यानी नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो गलत है। सम्राट चौधरी पीछे से उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कभी नीतीश कुमार कहने लगते हैं कि पहले महिलाओं को कुछ कपड़ा उपड़ा मिलता था जी, अब देखो ना कितना सुंदर सुंदर कपड़ा पहन रही है। कभी भरे मंच पर किसी महिला को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लोग रोकते हैं कि भैया रुक जाइए नीतीश कुमार। कभी किसी अधिकारी के कपारे पे गमला रखने लगते हैं, तो कभी एक मुस्लिम लड़की का हिजाब खींच देते हैं। आरजेडी ने पूछा है कि ये क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल है दयनीय स्थिति में पहुंच गई है, या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं? यानी ये हरकत इन्होंने मानसिक स्थिति के कारण किया है, या फिर संघ वाले जो हिजाब का विरोध करते हैं वही काम नीतीश कुमार भी करने लगे हैं। बहरहाल चिंता इस बात की होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में देश का सबसे गरीब राज्य है। हाल ही में पता चला कि बिहार में हाल फिलहाल में जो चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपए बांटे गए वोट खरीदने के लिए, सरकार वो पैसा कुछ लोगों से वापस मांग रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश से खबर आई कि वहां
वहां के एक भाजपाई मंत्री हैं जिन्होंने सेना की महिला अधिकारी को आतंकवादियों की बहन कहा था। उन्होंने कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करेगा उस लाडली बहना की जांच होगी। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भरे मैदान में ट्रोल हो गई। जी हां, एकदम भरे मैदान में। आप भी देख लीजिए, मेसी के साथ जैसे ही वो मंच पर चढ़ी, दिल्ली वालों ने AQI के नारे लगाने शुरू कर दिए। वैसे आपको याद दिला दें, हाल ही में मैडम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि AQI एक टेम्परेचर है। एक दिन पहले ही जब देवेंद्र फडणवीस इसी तरह के मंच पर पहुंचे तो उनकी होटिंग की गई जनता द्वारा। अब दिल्ली की जनता ने अपने मुख्यमंत्री को AQI बोलकर चढ़ाया है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, इन लोगों पर कोई असर होने वाला नहीं है। मैडम का इतिहास याद है कि नहीं, कितनी बढ़िया बढ़िया गाली लिखती थी। पत्रकार अशरफ हुसैन ने ये एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ असामाजिक तत्व जो स्वयं भू ठेकेदार बन चुके हैं धर्म के, न तो कानून और न ही संविधान को मानते हैं और कोई मनवाने वाला भी नहीं है और शायद ये जानते भी नहीं है। वैसे जानते सिर्फ कानून और संविधान को ही नहीं है, जानते भाषा भी नहीं है, धर्म क्या जानेंगे। यहां एक मुस्लिम युवक के सैलून में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तुमने अपने दुकान पर लकी सैलून नाम क्यों रखा है? तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम नाम रखो। लकी सैलून रखकर क्या लव जिहाद करोगे? कान में बाली कहाँ ही पहने हो, बाली निकालो। हिंदू लड़कियों को फंसाओगे, लव जिहाद करने आए हो। इन लोगों ने दुकानदार को इतना टॉर्चर किया, इतना डराया धमकाया और उसका वीडियो बनाया कि उसने अपने कान से बाली उतार दी और फिर उसके दुकान पर जहां जहां भी लकी सैलून लिखा था सारे पोस्टर इन लोगों ने फाड़ दिए। अब सवाल यह है कि इस देश में कोई व्यक्ति किस नाम से दुकान चलाएगा, इसका फैसला कौन करेगा? कौन अपने शरीर पर कौन सा वस्त्र धारण करेगा, क्या पहनेगा नहीं पहनेगा, इसका फैसला कौन करेगा? नफरती चिंटू। वैसे इन चिंटुओं को बता देना चाहिए कि इस देश में बहुत सारे स्लॉटर हाउस हैं जहां पशुओं को काटा जाता है, गाय भैंस कटती हैं, और जो हिंदुओं द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका गहरा संबंध बीजेपी RSS के लोगों से बताया जाता है, जिनसे चंदा लेती हैं पार्टियां, मगर उन लोगों ने मुस्लिम नाम रखा है। हमने पूर्व में इस बारे में कई बार बात किया है, कभी फिर से कर लेंगे। वहां स्पष्ट रूप से मुस्लिम नाम से हिंदू लोग स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, मगर क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सत्ता तक पहुंच है, इसलिए कोई चिंटू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु यहां पर चिंटुओं की बुद्धि की टेस्टिंग भी देखिए। इनके अनुसार लकी नाम हिंदू है, जबकि लकी तो अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ होता है भाग्यशाली। फारसी में कहें तो नसीब वाला, वहीं से आया है ये शब्द। मगर लकी तो साफ साफ अंग्रेजी का शब्द है ना। यानी भीड़ की शक्ल में किसी पर मानसिक हमला करने वालों को यह भी नहीं मालूम कि जिस शब्द पर वो विवाद कर रहे हैं वो किस भाषा का है। धर्म तो छोड़िए, इनको भाषा का भी ज्ञान नहीं है। अब जिनको भाषा का ज्ञान नहीं वो धर्म को क्या समझते होंगे। मगर मूल सवाल यह है कि इन लोगों को सरेआम संविधान का उल्लंघन करने की ताकत कहां से मिलती है? संविधान में तो साफ साफ लिखा है कि इस देश का नागरिक किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना धंधा पानी कर सकता है। वहां तो नहीं लिखा कि जो जिस धर्म का है उसी धर्म का नाम रखेगा। बहरहाल, जब देश की सत्ता ही देश के करोड़ों मजदूरों को एक झटके में कुचल देना चाहती हो, उनका अधिकार छीनकर उन्हें भीख पर आश्रित कर देना चाहती हो, तो फिर चिंटू बेचारे उन्हीं के बनाए हुए ठहरे। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया है जिसका नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, और यदि ये पास हो जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 समाप्त हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि पहले तो मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की बात सामने आई थी। महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापूजी जोड़े जा रहे थे। लोगों ने पूछा कि ये बापूजी कौन है? पूज्य बापू महात्मा गांधी हैं या फिर आसाराम है? लेकिन अब उससे भी बड़ा खेला हो गया है, और वो भी राम जी के नाम पर। इस योजना का शॉर्ट फॉर्म होता है BVG राम जी। और अब इस योजना का फुल फॉर्म देखिए, जो देश के गरीबों का फॉर्म बिगाड़ने वाला नजर आता है। कहा जा रहा है कि नाम में भले ही रोजगार गारंटी है, लेकिन नए कानून में मजदूरों के अधिकारों को मोदी सरकार कमजोर कर रही है और अपने हाथों को मजबूत कर रही है। मोदी सत्ता ने नया विधेयक पेश किया है। अगर ये पास हो गया तो क्या क्या होगा देख लीजिए। पिछले कई साल से चर्चा हो रही थी कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। कम मजदूरी के साथ साथ समय से मिलती भी नहीं है, इसको भी ठीक करने की जरूरत है। इन सब के अलावा लोगों को काम भी नहीं मिल रहा था। यानी ढेर सारी समस्याएं पिछले कुछ सालों में विश्वगुरु की सरकार ने मनरेगा को लेकर शुरू कर दी थी। जी हां, मनरेगा की जो भी समस्याएं हैं वो अपने से पैदा नहीं हुई, बल्कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण जन्मी है या फिर पैदा की गई हैं। और अब देखिए, अगर गलत नीतियों के कारण कोई योजना ठीक से काम नहीं कर पा रही हो और लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा हो तो उसको सुधारना चाहिए। लेकिन अगर सुधार दिया जाए तब कहेगा विश्वगुरु। पहले ही मजदूरी का कम होना, मजदूरी देर से मिलना, काम न मिलना समस्या थी।
उसके बाद डिजिटल के नाम पर आधार और बायोमेट्रिक तथा मोबाइल ऐप की वजह से गरीब मजदूर और भी दूर हो गए। जरा सोचिए, जहां गरीब को लाभ देना है वहां डिजिटल इंडिया जरूरी है, भले इसकी वजह से गरीब का नुकसान हो जाए, लेकिन जहां उसी गरीब को वोटिंग का राइट देना है, राइट बचाना है, वहां केंचुआ डिजिटल लिस्ट पढ़ने योग्य नहीं दे पाता है। बहरहाल पुरानी योजना को पिछले कई साल से मेहनत करके हुजूर ने 18-18 घंटे काम करके खराब किया और अब नई योजना लेकर आए हैं। आप देखिएगा, पूरी की पूरी भाजपा और गोदी मीडिया इस योजना की केवल एक लाइन को बार बार दोहराएगा कि पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की है। मगर मूल बात यह है कि पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन का झांसा है। जानते हैं कहां है? क्योंकि जब 100 दिन की गारंटी थी तब भी औसतन परिवारों को मात्र 45 दिन का ही काम मिलता था और सिर्फ 7% परिवार ही देश में हैं जिनको 100 दिन का काम पूरा मिलता था। यानी जब 100 दिन की गारंटी थी तब भी मोदी सरकार 93% लोगों को, गरीबों को 100 दिन का काम नहीं दे पा रही थी। ऊपर से पैसा भी देरी से मिल रहा है, तमाम समस्याएं, और अब इनका दावा है कि हम 125 दिन के काम की गारंटी दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब 100 दिन की गारंटी पूरी नहीं कर पाए तो 125 दिन की कहां से करोगे? और आपके मन में आ रहा होगा कि कुछ तो प्लान बनाया होगा इन्होंने, तो सुनिए कि प्लान क्या है। प्लान यह है कि राज्यों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना है। नई योजना में कागज पर तो संख्या बढ़ा दी गई, 100 को 125 हो गया, और जमीन पर काम की नहीं, झांसे की गारंटी है। और जहां तक बात गारंटी यानी अधिकार की है, वहीं पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने देश के मजदूरों को अधिकार दिया था, यानी मजदूर कंधे पर फावड़ा रख के, माथे पर पगड़ी बांध के, छाती ठोक कर कह सकता था कि मैं इस देश का मजदूर हूं, मुझे काम दो। सरकार कहती है कि चलो भैया काम करो, तुम्हारा अधिकार है। यानी मजदूर का काम था काम मांगना और सरकार की जिम्मेदारी थी काम देना। लेकिन नई योजना में देश के मजदूरों को काम का अधिकार नहीं है, बल्कि ये आजीविका फ्रेमवर्क में भागीदारी जैसी चीज है, यानी सरकारी कृपा है। देसी भाषा में कहें तो भीख है। मेरी मर्जी होगी तो दूंगा, नहीं होगी तो नहीं दूंगा, चल निकल। जैसे राह चलते कोई भिखारी मिल जाए तो आपको कनपट्टी पे बंदूक सटा के नहीं भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है ना। आपकी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। वही हाल अब इस देश के मजदूरों का भी होने वाला है। तो असल में डॉक्टर साहब ने देश के मजदूरों को अधिकार दिया, यानी पिछली कांग्रेस की सरकार ने मजदूरों को अधिकार दिया, और हमारे विश्वगुरु अधिकारों को छीनकर एक सरकारी कृपा पात्र के रूप में मजदूरों को रखना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो कानून बनाया वो योजना मांग पर आधारित थी, यानी लोग काम मांगेंगे तो सरकार को काम देना ही होगा, चाहे जहां से ला कर दे, और जितना काम देगी उस हिसाब से पैसा देना होगा। यानी सरकार ये नहीं कह सकती थी कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, हम काम नहीं देंगे, 100 दिन का काम देना ही था। मगर अब चुपचाप सरकार ने जुगाड़ बना लिया है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे काम दूं, मैं चाहे ना दूं, मेरी मर्जी। काम देने से अर्थ बजट देने से है। यानी पहले यह था कि अगर मजदूर काम मांग रहा है तो उसका अधिकार है, काम देना पड़ेगा, भले ही सरकार को बजट बढ़ाना पड़े, फिर से बजट आवंटित करना पड़े तो बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब क्या है, नई योजना में केंद्र सरकार पहले ही यह तय कर देगी कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, और यदि वो राज्य उस बजट से ज्यादा काम करवाता है, यानी मजदूर काम मांग रहे हैं और राज्य में काम दे दिया, तो उसका भुगतान राज्य अपनी तरफ से करेगा। यानी अब आप काम मांगते रहिए, आपको काम मिलेगा नहीं यदि बजट खत्म हो गया है तो। और यदि किसी राज्य ने अपनी तरफ से काम देना चाहा तो वो अपने खर्चे पर दे। अब बात जहां तक खर्चे की आई है तो उसे भी समझिए। मनरेगा में 100% मजदूरी केंद्र सरकार देती थी और सामग्री का 75% केंद्र देता था। मगर नई योजना में 60-40 का फार्मूला लगा दिया गया है, यानी राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। नतीजा क्या होगा, जो गरीब राज्य हैं वो काम कम देंगे। और आपको भी पता है, जो राज्य जितना गरीब है वहां उतना ज्यादा काम चाहिए, क्योंकि राज्य गरीब तभी है जब वहां की जनता भी ज्यादातर गरीब है, और गरीब है तो मजदूर है। वैसे आप इस मामले को सीधे सीधे बिहार के खिलाफ भी ले सकते हैं। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, यानी सबसे ज्यादा मजदूर भी वहां पर है। चुनाव से पहले पैसे बांट बांट के वोट खरीदे गए और अब देश के सबसे गरीब राज्य को ही सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है। और यदि राज्य पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं होगा तो मजदूरों को काम नहीं दे पाएगा। वहीं इस नए कानून में कागज पर कहा गया है कि ग्राम पंचायत योजना बनाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि हर काम को विकसित भारत राष्ट्रीय ढांचा पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ दिया गया है। मतलब पंचायत अब खाली नाम की रहेगी, सारे फैसले दिल्ली से होंगे। यहां भी सीधे सीधे समझिए कि महात्मा गांधी का जो सपना था गांव सरकार का, ग्राम पंचायतों को मजबूत करने का, उस सपने की हत्या सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार करना चाहती है और ग्राम पंचायत से सब कुछ छीन लेना चाहती है, उसके अधिकारों को खत्म करना चाहती है।
दिल्ली के मुट्ठी में रखना चाहती है। टेक्नोलॉजी के नाम पर मजदूरों का काम रोकने की एक कवायद इसे कहा जा सकता है। वहीं इस नई योजना में मोबाइल से निगरानी होगी, बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर निगरानी की जाएगी। जबकि हमने देखा है कि डिजिटल इंडिया के नाम पर धोखाधड़ी तो कम नहीं हुई, हाँ गरीब मजदूर बाहर जरूर हो गए। शुद्ध भाषा में कहें तो पिछले 5 साल से जिस तरह से मनरेगा को कमजोर किया जा रहा था, अब उसे कानूनी जामा पहनाने का प्लान बन चुका है। इतना ही नहीं, नए कानून में मौसम के नाम पर 60 दिन तक कार्य का निलंबन हो सकता है, यानी 60 दिनों तक मौसम के नाम पर काम को रोका जा सकता है। अब तक ऐसा नहीं था। यानी सीधे सीधे कहिए तो सरकारी काम रोककर अब मजदूरों को मजबूर किया जाएगा कि वो निजी खेतों में जाकर कार्य करें, उनका ज्यादा से ज्यादा शोषण हो और उन्हें और ज्यादा गरीब बनाया जा सके। ये नया कानून केंद्र सरकार को खूब सारी ताकत दे देता है और राज्यों तथा मजदूरों से अधिकार छीन लेता है। ये नया कानून मनरेगा का औपचारिक अंत है, रोजगार को अधिकार से बदलकर एक सामान्य योजना बना देता है, विकसित भारत के नाम पर गरीबों की गारंटी खत्म करता है। वैसे सवाल यह भी है कि क्या अलग अलग योजनाओं में विकसित भारत लिख देने से भारत विकसित हो जाएगा? और यदि ऐसा है तो जरा पता लगाया जाना चाहिए कि दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, क्या उन्होंने अपनी योजनाओं में विकसित शब्द जोड़ा था? भारत के प्रधानमंत्री को विदेशों में घूमने का बहुत शौक है। पहले बहुत ज्यादा घूमते थे, बाद में पता चला कि विदेशियों का इनसे मन भर गया है। मगर फिर भी क्या हुजूर बताएंगे कि दुनिया भर के विकसित देश जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जापान, सिंगापुर, इजराइल, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी जितने हैं, क्या इनमें से किसी ने भी विकसित होने के लिए अपनी योजनाओं में विकसित शब्द जोड़ा था? विकसित शब्द को या फिर विकसित देश का प्रचार किया था? साथ ही साथ पता यह भी लगाया जाना चाहिए कि क्या इन्होंने अपने शहरों को स्मार्ट बनाने में योजनाओं का नामकरण करते हुए स्मार्ट सिटी लिखा था? स्मार्ट सिटी का प्रचार किया था क्या? कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति काम नहीं करता ना, वो नाम से काम चलाता है। भला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को हटाकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन कर देने से, यानी विकसित भारत जोड़ देने से कौन सा देश विकसित हो जाएगा? हालांकि मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी। उन्हें इस योजना के तहत देश के सभी मजदूरों का ही नाम बदल देना चाहिए। सबके नाम के आगे प्रोफेसर, डॉक्टर, सीईओ, एडवोकेट, जस्टिस ये सब जोड़ देना चाहिए। अगर नाम से ही सब कुछ होना है तो मजदूर को मजदूर क्यों कहा जाए? हम उसे ही प्रधानमंत्री रामू काका बुला दें, जस्टिस महेश राम बुला दें, चाहे कर्नल राम बाबू क्यों ना बुलाएं। अगर टोपी ही पहनानी है तो बड़ी वाली पहनाइए, ऐसी पहनाइए जो सबको दिखे, जिसका ज्यादा असर हो जाए। जरा सोचिए, जो सरकार पिछले 5 साल में धन्ना सेठों का 6,15,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर देती है, एक तरह से माफ कर देती है, वो देश के मजदूरों का पैसा दबाकर खा जाना चाहती है। वो देश के मजदूरों को उनका हक नहीं देना चाहती। विश्व गुरु केवल अपने मित्र को ही सारा रोजगार दे देना चाहते हैं। खबर है, चर्चा है कि अभी विदेश गए हैं, वो भी मित्र के लिए। देश का किसान, देश का गरीब अधिकार विहीन होना चाहिए और सरकारों के फेंके हुए टुकड़ों पर पलते रहना चाहिए। इसे ही कहते हैं कानून के माध्यम से गुलाम बनाना। नए कानून के तहत केंद्र सरकार यह तय करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा देना है, कहां यह योजना कब लागू होगी कि नहीं होगी। अब आपको पता है मोदी सत्ता कितनी ईमानदार है, एकदम भेदभाव तो करते नहीं है लोग। तो इसका परिणाम यह होगा कि भाजपाई सत्ता को बलभर पैसा दिया जाएगा और विपक्ष शासित राज्यों को ठेंगा दिखा दिया जाएगा, ताकि वहां की जनता परेशान हो, वहां की सरकार से यानी विपक्षी पार्टियों की सरकार से नाराज हो। जैसे पश्चिम बंगाल में याद करिए, कई साल से वहां का बकाया मनरेगा का पैसा नहीं दिया गया, करोड़ों मजदूर परेशान होंगे तो ममता बनर्जी की सरकार को गरियाएंगे। योजना का खर्च अपने कंधे से उठाकर राज्यों के कंधे पर डाल दिया गया। अब राज्यों को बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। यानी एक तरफ जीएसटी का राज्यों का हिस्सा हुजूर देते नहीं है, दूसरी तरफ उनका खर्चा बढ़ाने का प्लान बना लिया है। और यदि जनता काम मांगती है और बजट खत्म हो गया तो पूरा का पूरा पैसा राज्य को अपने पास से देना पड़ेगा। देसी भाषा में कहें तो मजदूर का अधिकार छीनकर उसे कृपा पात्र बनाया जा रहा है। मजदूरी का बोझ केंद्र अपने कंधों से उठाकर राज्यों के कंधे पर डाल रहा है और ताली बजवाने के लिए 100 दिन की जगह 125 दिन लिख दिया है, लेकिन खाली लिखाई है। जबकि हकीकत यह है कि पिछले कई साल से 100 दिन रोजगार लोगों को मिला नहीं, औसतन खाली 45 दिन ही मिलता है और 93% लोगों को 100 दिन का रोजगार नहीं मिला, यानी खाली 7% लोगों को मिला। जिनको मिला भी उनमें से ज्यादातर को पैसा भी नहीं मिला समय से। बाकी देखते जाइए इस योजना को लेकर संसद में कौन किसके साथ खड़ा होता है, यानी कौन मजदूरों के साथ और कौन अपनी दबी हुई नस बचाने के लिए सत्ता के साथ खड़ा होता है। वैसे एक फार्मूला है, यदि बचवा टॉफी मांग रहा है ना तो उसको उठा के अलमारी के ऊपर बैठा दीजिए। अब वो टॉफी मांगना छोड़ के कहेगा कि पहले अलमारी से उतारो। उस नजरिए से भी इसे देखना जरूरी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस विधेयक में
में अभी बहुत कुछ देखना पढ़ना समझना बाकी है, वो भी किसी अन्य वीडियो में लेकर आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अब हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, आप अपनी निभाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।